हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे, जो कि सीरीज बन रही थी किसकी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की। चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में पढ़ते हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में पढ़ते हो, आपके लिए सीरीज एप्लीकेबल हो जाएगी। बस आपका सेमेस्टर जो है वो छठा होना चाहिए। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। क्या नाम है उसका? लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, जाइए और फटाफट से देख के आइए। सिंपल भाई। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, आपको पता है सर कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे कर देना। बस कोशिश करना सर कि कांटेक्ट ना करें, कि मतलब कॉल ना करें, कि अगर कॉल करते हो तो कभी आप बिजी मिलोगे, कभी हम बिजी मिलेंगे तो परेशान होंगे खामा में। तो इसलिए आप व्हाट्सएप करो, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं मेरे टॉपिक पे। तो आते हैं 13वां चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। तो चालू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? कैन बी एक्सप्लेन्ड या फिर डिटरमाइन, सॉरी, कैन बी एक्सप्लेन्ड और कैन बी डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर और लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनी होती है उसके बीच में। सिंपल है। जिसके अंदर क्या होता है, वेयर, जहां पर इंश्योरर promise to pay a sum of money in exchange for a premium upon the death of a insured person, यानी कि और आफ्टर a set of period। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस लेने वाला बंदा दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपल है। हाँ जी, क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको एक प्रीमियम अमाउंट दूंगा, कुछ पैसे दूंगा मनी की फॉर्म में, जिसके बदले मेरे को ये इंश्योरेंस चाहिए कि अगर मेरी जान को या फिर अगर मतलब मेरी डेथ पे अगर कोई भी दिक्कत होती है, या मतलब अगर मेरी डेथ हो जाती, सॉरी क्या बोल रहा हूँ बार-बार, ठीक है। हाँ, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को एक सेट ऑफ अमाउंट जो होगा या फिर एक पैकेज होगा जो हमने डिसाइड किया होगा, वो अमाउंट जो है मेरी फैमिली को दे दिया जाएगा। और अगर मेरे को कुछ नहीं होता है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो जो प्रीमियम का अमाउंट था वो मेरे को वापस मिल जाएगा। सिंपल था। हाँ जी, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है लाइफ इंश्योरेंस। इतना समझ में आ गया? यानी कि दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसके अंदर ये पार्टी प्रीमियम का अमाउंट दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर उस पार्टी को कुछ दिक्कत होती है, कोई दिक्कत होती है, तो कंपनी वाले उसकी फैमिली को उसका भुगतान कर देंगे। मतलब ये नहीं होगा कि पूरा भुगतान करेंगे, मतलब जितना अमाउंट बोला गया था उतना पेमेंट कर देंगे। सिंपल है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको उसके प्रीमियम का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस दिया जाएगा। श्योर है? बढ़िया। तो बात करते हैं नीड ऑफ इंश्योरेंस। आपको पता है इंश्योरेंस की नीड क्यों पड़ी? तो पहली दिक्कत टेम्परेरी नीड्स, जैसे कि थ्रेट्स। आपको पता है हर किसी को आज के टाइम पे जान का जोखिम रहता है ना। आजकल क्या बोलते हैं, कुछ लोग हैं बहुत सारे, ठीक है, जो कि मतलब जैसे कि आपने देखा ही है, टपोरी लोग होते ही हैं कुछ ज्यादा ही, मतलब कि कुछ सांप बना के चलते हैं बाइक को, कुछ गाड़ियों को घुमा देते हैं, कुछ अलग अलग हरकतें कर रहे हैं भाई। इंस्टाग्राम हो गया, बाकी सब चीज हो गया, मतलब इन सब चीजों की वजह से, या फिर कोई अननेसेसरी चीज भी होती है किसी भी लॉस की वजह से, मतलब भाई अनएक्सपेक्टेड चीजें तो कहीं पे भी हो सकती है ना। तो किसी भी कारणों की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, उस टाइम पे डेथ होना या फिर बाकी चोट वोट भी लग जाना, या फिर कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत भी नहीं हुई, कोई छोटा मोटा काम भी हुआ, लेकिन थ्रेट तो थ्रेट होता है, ठीक है। तो किसी भी थ्रेट से बचने के लिए हमको एक लमसम अमाउंट चाहिए होगा, तो उस अमाउंट के लिए हम क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। सिंपल है ना। तो इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है? एक टेम्परेरी नीड की तरह जरूरत है, जैसे थ्रेट से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? इंश्योरेंस चाहिए। आगे चलते हैं। रेगुलर सेविंग। इंश्योरेंस क्यों चाहिए? क्योंकि इंश्योरेंस करने से ना हम एक तरीके से अपनी सेविंग को प्रमोट कर रहे हैं। जो बंदा पैसे नहीं बचाता था वो भी प्रीमियम अमाउंट दे रहा है, जो कि आपका लॉन्ग टर्म में क्या होता जाएगा? सेव होता जाएगा। सिंपल है ना। तो इससे सेविंग प्रमोट होती है, यानी कि फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाती है कि आगे जाके अगर मैं हूं चाहे ना हूं, मेरी फैमिली को क्या होता है, मेरा एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा उनको, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरी चीज इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम करती है कौन? लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद ओल्ड एज प्रोविजन, यानी कई बार क्या होता है, कुछ लोग, जरूरी नहीं है कि हर बार क्या बोलते हैं डेथ का ही काम करवाएंगे या फिर किसी और के लिए चीज के लिए ही पॉलिसी करवाएंगे। कुछ लोग पॉलिसी जो करवाते हैं ना, डेथ के हिसाब से तो होती है कि अगर कुछ डेथ हो जाती है किसी की तो उसकी फैमिली को मिलेगा, ठीक है, अमाउंट जो भी होगा लमसम। लेकिन अगर मान लो किसी की डेथ नहीं होती है तो कुछ लोग चाहते हैं कि अगर मान लो ना भी हो डेथ तो फिर मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे को एक लमसम अमाउंट मिल जाए जो कि मेरे पेंशन की तरह काम करेगा। समझ में आया? तो लोग क्या करते हैं? ओल्ड एज पेंशन की तरह क्या करते हैं? अपना वो करवाते हैं, यानी कि क्या करवाते हैं अपने लिए? प्रीमियम, मतलब LIC पॉलिसी करवाते हैं। आगे चलते हैं। चिल्ड्रन बेनिफिट। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए वो पॉलिसी लेते हैं। आगे चलते हैं। टैक्स बेनिफिट, यानी कुछ लोग क्या होते हैं? टैक्स से बचने के लिए पॉलिसी लेते हैं। जैसे आपको पता है ना, जब आप टैक्स कैलकुलेट करने जाते हो तो फिर वहां पे टैक्स में छूट मिलती है अगर आपने पॉलिसीज करवा रखी हैं।
ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो ये टॉपिक था कि हमें पॉलिसी की जरूरत क्यों है, यानी हमें पॉलिसी क्यों करवानी चाहिए उसकी चीज। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव पूछता पॉलिसी के, तब भी आप ये लिख सकते हैं कि पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, बात करते हैं आगे। बात आती है व्हाई द इंश्योरेंस सुपीरियर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ सेविंग। बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ सेविंग से क्यों सुपीरियर मानी जाती है इंश्योरेंस, यानी कि लोग इंश्योरेंस को क्यों प्रेफर करें, बाकी वो सेविंग अकाउंट में पैसा रख लें या फिर एफडी में पैसा रख लें, इस तरीके से पैसा रख सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ही क्यों जाना है, सिंपल है। ठीक है, तो पॉलिसी में क्यों जाना है, पहली चीज यहां पे अगर आप कहीं पे सेविंग में पैसा रखते हो तो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेगी, आपको पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 7-8% कोई भी दे देता है। ठीक है, कोई भी नहीं देता, मतलब 6-7% कोई भी दे देता है, तो आराम से आप वहां पे इंटरेस्ट कमा सकते हो, सिंपल। वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सिंपल था। ठीक, तो उससे खाली आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। लेकिन अगर आप अपना पैसा रखते हो सेविंग में या फिर सॉरी एलआईसी में, कहां पे रखते हो पैसा, एलआईसी में, तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपको पूरी फैमिली को कवरेज मिल रही है कि अगर आपको कुछ हो गया तो फिर आपकी फैमिली को उसका क्या कहते हैं जो मुआवजा होगा वो उस चीज मिल जाएगी। दूसरी चीज, जो आपने पैसा दिया है प्रीमियम का अमाउंट, वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके पास वापस आने वाला है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। और कई बार तो पॉलिसी ऐसी होती है कि एफडी से ज्यादा रिटर्न पॉलिसी में मिल रहा होता है, सिंपल है ना। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट के जगह पे, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट कम मिल रहा होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा है, और दूसरी चीज सिक्योरिटी भी मिल रही है आपकी फैमिली को, सिंपल है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर दोगे। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है, मतलब चौथा पॉइंट, बस 10 पॉइंट और आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बात आती है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करवाने जाते हो, जब आप कोई पॉलिसी लेने जाते हो, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, क्या तरीका होता है पॉलिसी लेने का, मतलब वो सीखेंगे। पहली चीज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि आप केवल क्या बोलते हैं उतना ही वो करवा सकते हो, मतलब कि जिन जिन से आपका इंटरेस्ट है ना, यानी कि आप उन्हीं लोगों की पॉलिसी करवा सकते हो कि जिनको आप जानते हो, जिनका आपका इंटरेस्ट है, जिनमें आपका प्रॉफिटेबल दिखता है। जैसे आप अपने बच्चे की पॉलिसी करवा सकते हो क्योंकि आप उनको जानते हो, वो आपका बच्चा है, आपको उससे इफेक्ट होता है, समझ में। हाँ जी, तो ऐसे ही आप फैमिली की, मम्मी की, पापा की, दादा दादी, इन सब की पॉलिसी करवा सकते हो। लेकिन अगर आप बोलो जिसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है और मैं उसकी पॉलिसी करवा दूं, जैसे मैं पॉलिसी करवा दूं पूरी दुनिया की, ठीक है, मैंने पॉलिसी किसकी करवा दी, पूरी दुनिया की। अगर पूरी दुनिया में किसी को भी कुछ होता है तो मेरे को पैसा मिलेगा, तो ऐसे मैं पॉलिसी नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे को पूरी दुनिया से इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे जो मतलब कि जो मेरे एरिया है, जो मेरा बाउंड्री है, अगर उसमें कोई मेरे को मिलता है कि मैं उसकी पॉलिसी करवाना चाहता हूं तो उसकी करवा सकता हूं। यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही पॉलिसी मिलेगी, उससे ज्यादा आप पॉलिसी नहीं करवा सकते। उसके बाद क्या बोलते हैं एटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि आपका जो फेथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचो भाई, जैसे कुछ लोग होते हैं सोचते हैं सुसाइड करने के बारे में, ठीक है, क्या होता है वो सोचते हैं भाई कि जो मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली के लिए उतना ज्यादा नहीं कमा पा रहा, तो मैं क्या करता हूं, मैं पॉलिसी ले लेता हूं 500-600 करोड़ की, सॉरी 10-20 करोड़ की पॉलिसी ले लेता हूं आराम से। और फिर उसके बाद पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, अगर मेरी डेथ होती है कि गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से, तो पूरा क्लेम किसको मिलेगा, मेरी फैमिली को मिलेगा। और मैं कमा तो पा नहीं रहा हूं जी, तो वो गाड़ी के नीचे आ देंगे, तो फिर उसकी फैमिली को क्लेम मिलेगा। तो ऐसे पॉलिसी नहीं मिलती, समझ में। आपका गुड फेथ होना चाहिए, आपका जैसे कि आपको पहले से इंटेंशन पता होना चाहिए। अब भाई गवर्नमेंट अपने अपने तरीके हैं निकलवाने के, जैसे होता नहीं है कि अगर आप गाड़ी के आगे वाले ट्रक से मतलब पहिए के नीचे आए हो तब आपको क्लेम मिलेगा, पीछे वाले ट्रक के पहिए से आगे तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर आप पीछे वाले मतलब पहिए में आ रहे हो, मतलब ये माना जाता है कि गाड़ी वाला तो निकल चुका था, बस आप खुद जानबूझ के उसमें टकराए हो, समझ में, तो आपको क्लेम नहीं दिया जाता। मतलब ऐसे ऐसे थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन देखी जाती है। उसके द्वारा जब इंश्योरेंस मतलब चेक करने के लिए वो आते हैं, इंस्पेक्टर्स आते हैं, तो फिर वो सब चेक कर लेते हैं आराम से कि किसका गुड फेथ है, किसका गुड फेथ नहीं है। मतलब अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपका फेथ जो है अच्छा होना चाहिए। अपने लॉस को कवर करने के लिए, अपनी सिक्योरिटीज को अच्छा मजबूत करने के लिए आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, आपका कोई ठगी करने का वो नहीं है, समझे मोटिव। आगे चलते हैं, तीसरा मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जो इंश्योरेंस है कोई इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब ये भैया इंडेमनिटी क्या होती है, इंडेमनिटी मतलब होता है जितना आपका लॉस हुआ है जो कंपनी है उतना ही आपको क्या देगी, मतलब कि प्रीमियम अमाउंट देगी, मतलब उतना ही पेमेंट करेगी, मतलब लॉस के बराबर का ही आपको देना। मतलब जैसे होता नहीं कि कार एक्सीडेंट में मेरी कार चली गई तो फिर कंपनी वाले मेरे को, जैसे मान लो मैंने 10 करोड़ की पॉलिसी ली और कितने की, अपनी 10 लाख की कार की, मैंने 10 लाख की कार की, मैंने 10 करोड़ की पॉलिसी ले ली और मेरी कार ठुक गई, तो क्या मेरे को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे? नहीं, जितना मेरे को लॉस हुआ मेरे को उतना पैसा मिलेगा, यानी कि मेरे को 10 लाख रुपए ही मिलेंगे, सिंपल है ना, ठीक है। और इस टाइम पे ये तो होता है इंडेमनिटी, आपको इंडेमनिटी का अमाउंट मिलता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये लाइफ पॉलिसी के बारे में बात करी जाए तब ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ पॉलिसी में एक बंदे की जान जाती है और एक बंदे की जान की वैल्यू आप किसी भी तरीके से लगा ही नहीं सकते। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला जो मेथड है, यानी कि
एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये अप्लाई ही नहीं होता। यानी आप बोलो कि भाई इस बंदे की जान गई है तो जितनी इसकी वैल्यू थी जान की उतने मेरे को पैसा चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। जितनी आपने पॉलिसी ली है आपको उतना अमाउंट दिया जाएगा, जान के हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता। सिंपल भाई। हाँ जी आगे चलते हैं। मतलब ये प्रिंसिपल्स हैं, जब आप पॉलिसी ले जाओ तो आप इन बातों का ध्यान रखो। ठीक है आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप्स क्या है, यानी कितने तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, आपको उसके बारे में सीखना है। तो पहली होती है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होती है इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। जैसे कुछ लोग लेते हैं, जैसे ट्रैवलर होते हैं ना, जो है ना, जो क्या होते हैं ट्रैवलर, वो लेते हैं टर्म इंश्योरेंस। जैसे कि उनको पता है कि मैं एक देश से दूसरे देश जा रही हूँ और वहां पे ट्रैवलिंग में कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो उस दिक्कत से बचने के लिए वो क्या लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। आगे चलते हैं। दूसरा होल लाइफ मतलब होल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी का इंश्योरेंस ले लेते हैं, मतलब एक बार प्रीमियम अमाउंट दे देते हैं और पूरी जिंदगी का उनका इंश्योरेंस हो जाता है कि अगर कुछ भी होता है पूरी लाइफ में तब हमारी फैमिली को हमारा लम सम अमाउंट मिल जाएगा। आगे चलते हैं। मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी क्या होती है, जैसे ज्यादातर जो पॉलिसी होती है वो ऐसी होती है लाइफ इंश्योरेंस वाली कि आपने पैसा दिया आपको मनी बैक नहीं मिलेगा। जैसे 100 रुपए वाली निकलती थी पॉलिसी, एसबीआई ने निकाली थी एक पॉलिसी कि 100 रुपए आपको प्रीमियम अमाउंट देना है साल में एक बार, जिससे आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर हो गया कि आप एक साल तक के अंदर अगर आपको कुछ होता है तो फिर आपकी फैमिली को आपका अमाउंट मिल जाएगा। समझ में? लेकिन ये जो 100 रुपए है, ये अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो 100 रुपए डूब गए, आपको कुछ नहीं मिला। समझ में? ये मनी बैक पॉलिसी नहीं थी। मनी बैक पॉलिसी कौन सी होती है, जिसमें आपने अमाउंट तो दिया लेकिन वो आपका पैसा वापस मिल जाएगा अगर आपको फैमिली मतलब आपको कुछ नहीं होता है तब भी। समझ में? हाँ जी, तो ऐसी पॉलिसी भी होती है कि आप मनी बैक ले सकते हो अपनी इंटरेस्ट के साथ। आगे चलते हैं। पेंशन प्लान एन्युटी। कुछ लोग क्या करवाते हैं, अपनी पेंशन के हिसाब से पॉलिसी करवाते हैं कि मेरे को पॉलिसी का जो लमसम अमाउंट है वो एक बार में ना मिले, मेरे को टुकड़ों में मिलता रहे, जैसे सैलरी पे पेंशन मिलती रहती है ना, वैसे ही। उसके बाद आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जब आप अपनी पॉलिसी और अपनी फैमिली की पॉलिसी एक ही बार में करवा लेते हो तो उसको बोला जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। समझ में? हाँ जी। लास्ट चलते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी कौन करवाते हैं, ज्यादातर जो कंपनी या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर है वो लोग करवाते हैं अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस। अगर एम्प्लॉइज को कुछ भी हो जाता है, कोई मशीन में आ जाता है या फिर कोई दिक्कत हो जाती है, तो उनका क्या बोलते हैं हॉस्पिटल का खर्चा या फिर उनके जो फैमिली मेंबर है उनको क्या बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट देने का खर्चा जो भी होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तो इसे बोलते हैं ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। सिंपल था। अब कितना अमाउंट देना है, कितने पैसे देने हैं, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, यानी प्राइसिंग क्या होगी कि कितना मतलब कि प्रीमियम अमाउंट कितना देना है या फिर लमसम अमाउंट किस तरीके से डिसाइड किया जाता है वो चेक करते हैं। सिंपल है। तो प्राइसिंग क्या होती है इंश्योरेंस की, यानी कि एक बंदा कितना प्रीमियम अमाउंट देगा वो कैसे फिक्स किया जाता है। तो पहला एज के हिसाब से। किसके हिसाब से? एज के हिसाब से। अब कंपनी वालों को खुद पता है लाइफ इंश्योरेंस में बंदे की जब डेथ होगी तो उस टाइम पे उसको पैसा दिया जाता है। सिंपल है। अब कोई छोटा बच्चा है जैसे कि 8-10 साल का और स्वस्थ है पूरी तरीके से, तो फिर उसकी लाइफ तो मतलब कि 70-75 साल तक चलेगा ही वो बंदा, तो उस टाइम पे उसका जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो कम होता है। यानी कि क्योंकि कंपनी को पता है इस बंदे से हमें पैसा कमाना है तो जितना कंपनी कर सकती है उतना कम करती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक इनको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। समझे? हाँ जी। तो कंपनी लॉन्ग टर्म इनको मतलब कि प्रीमियम का सपोर्ट दे सकती है इसको, तो इस वजह से छोटे बच्चों के लिए इंश्योरेंस का अमाउंट कम होता है। ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करें बुड्ढों की, कोई बुड्ढे हो चुके हैं यानी कि 60-60 साल के आसपास है, 50-50 साल के आसपास है लोग, और उस टाइम पे वो चाहते हैं इंश्योरेंस कवरेज लेना, तो उनको पता है भाई कंपनी वालों को कि हमारे लिए जो है टाइम ज्यादा बचा नहीं है, 10 या 15 साल बचे हैं, तो कंपनी इसलिए प्रीमियम का अमाउंट क्या रखती है, ज्यादा रखती है, क्योंकि उनको पता है कि हमें देना पड़ेगा, मतलब कभी भी क्या बोलते हैं बंदा जा सकता है। सिंपल है ना। तो एज के हिसाब से जो प्राइस है कंपनी की प्रीमियम अमाउंट जो है वो डिफर करती है। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी के टाइप्स क्या होते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपका प्राइस जो होता है किस चीज का, प्रीमियम का, वो डिसाइड करता है। अगर आपने अलग अलग तरीके की पॉलिसी करवा की तो अलग अलग प्राइस आपको मिलेंगे। जैसे टर्म इंश्योरेंस होता है तो ज्यादा प्राइस मिलेगा, पूरी लाइफ का इंश्योरेंस है तो फिर आपका प्राइस कम मिलता है। ठीक है। मनी बैक पॉलिसी है तो इसमें मतलब कि प्रीमियम का अमाउंट जो होता है वो इन दोनों से ज्यादा होता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस भी मिलने वाला है, तो कंपनी के लिए भी प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ होना चाहिए ना चीजें। हाँ जी। ऐसी पेंशन का भी थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब मनी बैक से थोड़ा सा कम होता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का तो सबसे ज्यादा होता है, क्या करें, और ग्रुप का तो और ज्यादा होता है। सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिसी का जो टाइप है ना उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो कितना होगा। ठीक है। ऐसी ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी, आप कितने टाइम के लिए पॉलिसी ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको प्रीमियम का अमाउंट कितना देना पड़ेगा। लंबे टाइम के लिए वो ले रहे हो पॉलिसी तो फिर प्रीमियम का अमाउंट कम हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा होगा। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री आपकी देखी जाएगी। अगर आप किसी बीमारी के ग्रस्त थे पहले से ही, अगर आपको कोई बीमारी हो रखी है तो फिर आपकी तो डेथ पक्की है, मतलब अगर ऐसा कुछ है तो उस टाइम पे प्रीमियम का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर कुछ मतलब ऐसा होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई हेल्थ वेल्थ आपकी चंगी है पूरे तरीके से, आप बढ़िया क्वालिटी के इंसान हो, ठीक है, हाँ जी, एक नंबर वाले इंसान हो, तो आपकी प्रीमियम का अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद चलते हैं पर्सनल हैबिट। अगर आपकी पर्सनल हैबिट भी देखी जाती है इस टाइम पे, अगर आप बीड़ी सिगरेट पीने वाले इंसान हो जिससे आपको बीमारियां लग सकती है चीजों से, तंबाकू खाने वाले इंसान हो, तो प्रीमियम का अमाउंट बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है। और अगर क्या बोलते हैं आप सही इंसान हो जिसमें बीड़ी सिगरेट कोई काम नहीं करते आप, तो इस टाइम पे प्रीमियम का अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, अदर फैक्टर्स इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो देखे जाते हैं कि प्रीमियम का अमाउंट आपसे कितना चार्ज किया जाएगा। सिंपल भाई, ठीक है। तो आपने निश्चय कर लिया कि आप पॉलिसी लेने जा रहे हो, तो आपको करवाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपको बनाने पड़ेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस क्या होता है, आप किस तरीके से क्या होता है इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो, उसकी पूरी प्रोसेस। तो पहला प्रपोजल फॉर्म, आपको उन कंपनी वालों को बताना पड़ेगा, हाँ जी मैं एक बंदा हूं जिसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तो आपको क्या देना पड़ेगा, प्रपोजल फॉर्म देना पड़ेगा। आप बताओगे ना कि मैं, प्रपोजल फॉर्म में क्या होता है, बस एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेज होता है जिसमें आपकी डिटेल लिखी होती है, मेरा नाम ये है, मेरी वाइफ का नाम ये है, मेरे बच्चों का नाम ये है, और मैं किसकी पॉलिसी करवाने जा रहा हूँ, जो जिसकी पॉलिसी करवाने जा रहा हूँ उस बंदे की एज ये है, इस हिसाब से पॉलिसी करवा रहा हूँ, इतने टाइम के लिए पॉलिसी करवा रहा हूँ, इस टाइम तक करवा रहा हूँ। ठीक है, और उसको कोई भी तरह की बीमारी नहीं है, और उसके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब डिटेल देनी पड़ती है प्रपोजल फॉर्म के अंदर। सिंपल, आगे चलते हैं। फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट्स, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट्स मतलब जब आपने पॉलिसी करवाई, आपने अपनी वो फॉर्म दे दिया, तो उसी के साथ ही आपको देना पड़ेगा पहला प्रीमियम का अमाउंट, जो भी डिसाइड हुआ कि आप कितने टाइम के लिए प्रीमियम ले रहे हो और किस हिसाब से हो रहा है, मतलब इन सब फैक्टर्स को डिसाइड करने के बाद जो भी प्रीमियम का अमाउंट बनता है, जो भी 100 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी प्रीमियम का अमाउंट बना वो आपको देना पड़ेगा उस टाइम पे। सिंपल है, हाँ जी। और उस टाइम पे प्रीमियम का अमाउंट देने के बाद आपको एक रिसीट दी जाएगी जिसमें प्रीमियम का अमाउंट देखा होगा, जो आपको मिल जाएगी वो रिसिप्ट। ठीक है, उसके 45 से 50 दिन के बाद आपको मिलेगा पॉलिसी बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है पॉलिसी के लिए वो होता है पॉलिसी का बॉन्ड। अगर आप पॉलिसी मैच्योर करवाने जा रहे हो, मैच्योरिटी पे लेने जा रहे हो, रिकवर करने जा रहे हो, तो उस टाइम पे पॉलिसी बॉन्ड आपसे मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, हाँ जी। तो 45 मैच्योर मतलब पेमेंट करने के बाद 45 से 50 दिन के बाद आपको क्या मिल जाता है, पॉलिसी का बॉन्ड मिल जाता है। मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल आपकी लिखी गई होती है कि आपने कौन सी पॉलिसी खरीदी है, किस हिसाब से खरीदी है, कब खरीदी, कब मैच्योरिटी होगी, बाकी सारी चीजें, कितना अमाउंट आपको लमसम के तौर पे मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अल्टरेशन और एंडोर्समेंट किया जाता है। अल्टरेशन और एंडोर्समेंट मतलब होता है भाई कोई भी अगर आपको चेंजेस करवाने हैं, जैसे नॉमिनी का नाम ऐड करवाना है, या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, या फिर कोई भी डिटेल आपको एडिट करवानी है उसके अंदर, तो वो अल्टरेशन की जाती है, मतलब एडिटिंग की जाती है उस पॉलिसी फॉर्म में। उसके बाद रिमाइंडिंग नोटिस, आपको एक नोटिस भी दिया जाता है कि भाई पॉलिसी की डेट आ चुकी है प्रीमियम की, आप प्रीमियम भर सकते हो, तो आप उसके बाद प्रीमियम भरोगे, और बाकी के जो डॉक्यूमेंट है कि आपको लगता है जो नेसेसरी है बताने कंपनी को, तो आप वो डॉक्यूमेंट बाद में भेजते रहते हो कंपनी को जब आपको इच्छा लगे कि अब। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, ये पूरी प्रोसेस होती है आपके अगर आप पॉलिसी करवाने जा रहे हो तो। उसके बाद आता है पॉलिसी सर्विसिंग एंड सेटलमेंट ऑप्शन। अब हम सीखेंगे कि पॉलिसी की सर्विसिंग कैसे की जाती है। जैसे होता नहीं है कुछ बंदे रिन्यू करवाते हैं पॉलिसी, कुछ हो गई डिले हो जाती है, या फिर पॉलिसी नहीं भर पाते प्रीमियम, तो अगले साल बोलते हैं हम दोनों पेमेंट के एक साथ कर देंगे, तो सर्विसिंग बोलते हैं इसे। तो पॉलिसी की सर्विसिंग कैसे की जाती है, और हम सीखेंगे कि सेटलमेंट ऑप्शन क्या है, यानी कि अगर हम सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, जैसे पॉलिसी अगर हम बीच में तोड़वाना चाहते हैं तब क्या ऑप्शन है, अगर हम पॉलिसी मैच्योरिटी पे लेना चाहते हैं तब क्या ऑप्शन है, अगर पॉलिसी ऐसा है कि हमारी डेथ के बाद लेना चाहते हैं उस टाइम पे, तो वो क्या ऑप्शन होता है, क्या चीज होती है वो समझते हैं। सुनिए, पहला, अगर आप पॉलिसी की सर्विसिंग करवाना चाहते हो, जैसे कि प्रूफ ऑफ एज, आप अपनी एज चेंज करवाना चाहते हो, ये सब करवाना चाहते हो, तो आप आराम से करवा सकते हो। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, पहली प्रूफ ऑफ एज, आप अपनी एज का प्रूफ देना पड़ेगा, आप चेंज करवा सकते हो उसे। नॉमिनेशन आप चेंज करवाना चाहते हो, यानी देना चाहते हो कि मेरा नॉमिनी कौन बनना चाहिए, तो फिर वो करवा सकते हो। उसके बाद असाइनमेंट, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो असाइनमेंट है, जो आपने काम था, जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट मतलब कंपनी ने आपने बताया था कि भाई ये काम जैसे होता नहीं है, आपने पॉलिसी ली और आपने बोला मैंने लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ले ली है पूरे जिंदगी भर की, पूरे साल की, मतलब ठीक है, हाँ जी। लेकिन बीच में क्या हुआ, आपका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपकी टांग पे चोट लगी है और आपने ना हॉस्पिटल से इंश्योरेंस करवा ली, मतलब आपने इंश्योरेंस के थोड़े से पैसे ले लिए और आपने इलाज करवा लिया अपना। सिंपल है, ठीक है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ जी मैंने इलाज करवाया था और मेरे को ये वाली दिक्कत है। सिंपल है, और उस हिसाब से आप वो प्रीमियम का अमाउंट बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, वो उनको ये मर्जी है, वो देखा जाएगा वहां पे। समझ आया? तो ये आप असाइनमेंट के थ्रू, मतलब जो आपका असाइनमेंट हुआ, जो आपका काम हुआ है, उसके हिसाब से बता सकते हो। और अल्टरेशन अगर आप खुद करवाना चाहते हो, कोई चेंजेस करवाना चाहते हो, तो वो हो जाएगा आपका। और उसके बाद पेड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू आपको बताई जाएगी, मतलब कि यानी कि आपकी पेड वैल्यू कितनी है और सरेंडर वैल्यू कितनी है, वो सब उसमें लिखी जाती है सर्विसिंग में। आपको अगर आप चाहते हो कि आप पता करना कि को क्या बोलते हैं कि आपको कितना पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी पेड वैल्यू कितनी है, यानी आपको प्रीमियम जो है कब तक देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा टोटल, तो वो बताया जाएगा आपको। और आप चाहते हो कि आपको सरेंडर वैल्यू, यानी कि कंपनी वाले आपको कितना देंगे मैच्योरिटी के टाइम पे, वो पता चले, तो वो चीज बताई जाएगी आपको इसमें। तो ये सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, अगर आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो। अपनी एज चेंज करवाना, अपनी पेड अप कैपिटल पता करवाना, सरेंडर वैल्यू पता करवाना, ये सब कंपनी आपको प्रोवाइड करके देगी सर्विसेज के अंदर। LIC की सर्विस का ये भी काम होता है, LIC ये सब चीजें प्रोवाइड करके देती है आपको।
ठीक है। बात आती है सेटलमेंट की, जैसे मैंने बोला ना सेटलमेंट ऑप्शन। तो सेटलमेंट अगर आप करवाना चाहते हो तो कितने सेटलमेंट होते हैं? तो दो तरह के सेटलमेंट होते हैं। पहला सेटलमेंट आता है किसी की डेथ पे, यानी अगर कोई बंदे की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे सेटलमेंट मिलता है, मगर उसको नहीं मिलता, उसकी फैमिली को मिलता है। दूसरा आता है मैच्योरिटी क्लेम, यानी कि अगर कंपनी की मैच्योरिटी हो चुकी है उस टाइम पे अगर आप क्लेम चाहते हो तो वहां पे क्या बोलते हैं, जैसे कि किसी की डेथ नहीं हुई और मैच्योरिटी हो गई पॉलिसी की, पॉलिसी खत्म हो गई, तो जितना भी लमसम अमाउंट बना था वो मिलेगा उसे इंटरेस्ट के साथ, कंपनी के जो भी इंश्योरेंस जो था उसको। ठीक है, तो पहले चालू करते हैं सेटलमेंट, वो भी किस पे? डेथ पे। तो अगर आप डेथ पे सेटलमेंट चाहते हो तो उस टाइम पे इंटीमेशन ऑफ डेथ देना पड़ेगा आपको कंपनी को। आपको कंपनी के पास जाओगे, LIC कंपनी के पास, और उनको बोलोगे सर जिस बंदे ने पॉलिसी ली थी उस बंदे की डेथ हो चुकी है, अब हमको चाहिए LIC का इंश्योरेंस, मतलब कि जो हमारा वो था लमसम अमाउंट था वो हमको चाहिए, डेथ के लिए हमें कवर चाहिए। सिंपल है, तो वो कवर आपकी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा कंपनी को कि हाँ जी इस बंदे की डेथ हो चुकी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेथ और ऑर्डर डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट, मतलब फिर उसके बाद देना पड़ेगा आपको डेथ का प्रूफ, सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट, और जो भी डॉक्यूमेंट अलग मांगते हैं वो, तो आपको वो डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वो निकालेंगे क्या? नेट पेबल अमाउंट ऑफ क्लेम, जितना भी उनको पेमेंट करना है क्लेम का अमाउंट वो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल था। ठीक, आगे चलते हैं। मैच्योरिटी क्लेम। मैच्योरिटी क्लेम में ज्यादा कुछ किया नहीं जाता। मैच्योरिटी क्लेम में जैसी मैच्योरिटी होती है आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है। ठीक है, बस आपको अगर मान लो पैसा नहीं आया टाइम पे तो आपको जाके एक फॉर्म भरना पड़ता है, अपील करनी पड़ती है कि मेरी मैच्योरिटी हो चुकी है, और उसके बाद आप वो पैसा ट्रांसफर कर दो। सिंपल है, तो आपसे बैंक की स्टेटमेंट मांगी जाती है और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे बस एक छोटा सा मतलब चैप्टर था और आपका पूरा चैप्टर हो गया खत्म। तो भाई यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, अरे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले कर दिया है तो सच बता रहा हूँ, गुरुदों से फेफड़ों से सही क्या गंगे से थैंक यू है। और आपने अभी तक नहीं किया लाइक से सब्सक्राइब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं आ रही है। हम भी यही हैं, आप भी यही हो। मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। तो आज के बस्ते नहीं मिलते, कल सेम टाइम सेम अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई, ठीक है ना? हाँ जी। ओह फोकस बिगड़ गया, चलो अब हो गया, नोट कर लेना रे। बाय बाय।